मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीक जोग्राफर्स, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है और किस तरीके से यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के वर्तमान स्वरूप में आने की जो यात्रा है उसकी शुरुआत की। ये बात हमने शुरू की थी। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में ही, लेकिन आज हम इंडिविजुअल जोग्राफर का क्या योगदान है भूगोल के क्षेत्र में उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम इस विषय सामग्री का पार्ट 1 कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान और बहुत विविधकृत योगदान, विविध रूपी योगदान यूनानी जोग्राफर्स का रहा है भूगोल के क्षेत्र में, जिसको एक ही दिन में एक ही लेक्चर में समेट पाना शायद संभव न हो पाए। तो इसलिए आज हम कुछ जोग्राफर्स के इंडिविजुअल व्यक्तिगत योगदान की बात भूगोल के क्षेत्र में करेंगे। इस दृष्टि से अगर ग्रीक जोग्राफर्स पर दृष्टिपात करते हैं तो पहला नाम सामने आता है होमर का। होमर का समय रहा है 1280 से 1180 के बीसी के बीच में, और इनका समय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। होमर पहले कवि थे जिन्होंने काव्य रूप में इलियड और ओडिसी की रचना की, लेकिन जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम एक भूगोलवेत्ता के रूप में इनका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम पाते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान ऐतिहासिक भूगोल में भी दृष्टिगत होता है। जब इन्होंने अपने काव्यों के द्वारा उस समय का तत्कालीन समाज का वर्णन किया, तत्कालीन समाज के स्वरूप को प्रस्तुत किया, तो जाहिर है कि इन्होंने उस समय के का जो पूरा पर्यावरण था, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से बंधकर इन दोनों के आपसी संबंधों के द्वारा जो मानवीय पर्यावरण विकसित हुआ था, उसका वर्णन इनके साहित्य में मिलता है, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पृथ्वी के संदर्भ में मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के समय में हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, पृथ्वी की जो समस्त सारे जो मेजरमेंट्स हैं उनकी जानकारी हमें है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय इसी बात पर विवाद था कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। इनका योगदान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने पृथ्वी को गोल माना था। ये बात अलग है कि उस समय जो ज्ञात विश्व था, सिर्फ उसी ज्ञात विश्व को पृथ्वी माना जाता था, और इन्होंने ये माना था कि वो लैंड है, वो भूमि है, जो ज्ञात विश्व है, स्थलखंड है, और ये चारों ओर से महासागरीय नदी से घिरा हुआ है। अर्थात ये जानकारी इन्हें थी अपने आसपास के क्षेत्रों को देखते हुए, क्योंकि महासागरीय तट ग्रीक के पास था, इसलिए ये जानते थे कि ग्रीक के चारों ओर, या ये कहना चाहिए कि इन्होंने कहा कि ज्ञात विश्व के चारों ओर महासागर है, जिसको इन्होंने महासागरीय नदी कहा, क्योंकि उसमें इनको हलचलें दिखती थी। लेकिन उस समय नदी और सागर और महासागर, आंतरिक सागर, बाह्य सागर, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर शायद स्पष्टता से विद्वानों ने नहीं किया था। एक योगदान तो इनका इस रूप में मानते हैं। आकाश के बारे में इनका मत ये था कि आकाश एक अवतल धरातल है, एक झुका हुआ स्वरूप है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है तो आकाश गुंबदाकार है, और पिलर्स पे, खंभों पे पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ है। उस समय की अवधारणाओं के अनुसार शायद ये बात सही मानी जा सकती है, लेकिन आज हम ये तो मान ही सकते हैं कि आकाश का जो गुंबदाकार स्वरूप दिखता है वो ये निश्चित करता है कि पृथ्वी गोल है। उससे ये जाहिर होता है कि पृथ्वी का स्वरूप गोल है। इसके अलावा इन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि सूर्योदय इस महासागरीय नदी से पूर्व की ओर होता है, सूर्योदय इस महासागरीय नदी से होता है, और इसी में सूर्य अस्त भी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि सूर्य एक दिशा से निकलता है। निश्चित रूप से इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन ये ज़रूर इन्होंने जिक्र किया कि इस महासागरीय नदी, यानी जो आखिरी छोर, जो क्षितिज है, वहाँ से सूर्य हमें, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, उस होराइजन से सूर्य हमें उगता हुआ दिखता है, उसका उदय होता है, और सारे दिन वो अपनी यात्रा पूरी करके ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में वो जाकर अस्त होता है। ये बात इन्होंने की थी, इस बात का जिक्र इन्होंने किया था, जिससे ये तो जाहिर होता है कि खगोल पिंडों की गति की ओर इनका ध्यान था। इसके अलावा हम फिजिकल ज्योग्राफी और स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में इनके योगदान को नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि 4 प्रकार की हवाएं विभिन्न दिशाओं से चलती हैं।
4 दिशाओं से 4 प्रकार की हवाएं चलती हैं। 4 प्रकार की हवाओं से मतलब है कि हवाओं के स्वरूप में अंतर मिलता है, हवाओं की प्रकृति में अंतर मिलता है, जो किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करती हैं। इनके अनुसार जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, उत्तर दिशा से जो हवाएं चलती हैं उनको बोरस कहा जाता है। ये बोर्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं, शक्तिशाली हैं, प्रचंड हैं, ठंडी हैं, और इस समय में जब ये चलती हैं तो आकाश स्वच्छ होता है। यहाँ इन्होंने शुष्क शीत ऋतु की बात कही है। शुष्क शीतल पवनें उत्तर दिशा से चलती हैं, इस बात का जिक्र इन्होंने किया है। इसका मतलब इन्हें इस बात की जानकारी थी कि आने वाली हवाएं क्षेत्र की जलवायु को शीतल और शुष्क बनाती हैं, और ये हवाएं उत्तर दिशा से आती हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि पूर्वी हवाएं, जिसको इन्होंने यूरस कहा, ये वार्म और जेंटल है। इन्होंने कहा ये हल्की गर्म है और मृदु हैं, मतलब ये बहुत धीमी चलती हैं और एक जिसको कहना चाहिए बड़ी संतोषजनक तरीके से चलती हैं, बहुत प्रचंड नहीं है और बहुत ही ऐसा भी नहीं कि हवा चल ही नहीं रही है वाली स्थितियां भी नहीं है। ये मृदु पवने हैं। दक्षिण की ओर से आने वाली हवाओं को इन्होंने नोटिस कहा, जिनको इन्होंने कहा कि ये बहुत तूफानी हवाएं हैं। ये तूफानी हवाएं हैं, कई बार हिंसक रूप ले लेती हैं, अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, बहुत नमी वाली हवाएं हैं। इसका मतलब ये हवाएं इन्होंने वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी, क्योंकि नेचुरली इन हवाओं के आने से अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और ये प्रचंड रूप से आ रही हैं और आर्द्रता ला रही हैं अपने साथ, अगर वो इतनी बात करते हैं, इसका मतलब वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो आंधी तूफान है, यहाँ पर आने वाले जो मौसमी जो झंझावात हैं, उनके लिए दक्षिणी पवनें रिस्पॉन्सिबल हैं। और पश्चिम की ओर से ज़ाफिसस हवाएं हैं, जो कि शक्तिशाली तो हैं, पर ये धीरे धीरे अपने शक्ति को परिवर्तित करती रहती हैं। इस प्रकार के हवाओं का जो संचार तंत्र है, जो हवाओं का तंत्र है, वो यहाँ के वायुमंडलीय क्षेत्र में मिलता है। ये बहुत बड़ा योगदान क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इस विषय वस्तु ने आगे आने वाले जोग्राफर्स और साइंटिस्ट को यह आधार दिया कि हवाएं विभिन्न दिशाओं से चलती हैं, विभिन्न प्रकृति की होती हैं, और यदि किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करना है तो इन हवाओं की दिशा और इनके स्वरूप का अध्ययन करना आवश्यक है। और तभी हम आगे जाकर ये सोच पाए कि इन हवाओं के स्रोत की जानकारी ली जाए। यदि ये प्रचंड है तो क्यों है दक्षिण की ओर से आने वाली, यदि ये उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी है तो क्यों है, और इनके स्रोत में उस प्रकार का, इनका जो भी स्रोत स्थल है वहां पे इस प्रकार का स्वरूप, इस प्रकार की जलवायु क्यों मिलती है। ये जो जलवायु विज्ञान में आगे बढ़ने का आधार था वो होमर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए कुल मिला के हम क्लाइमेटोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इनके कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। इनको एक प्रमुख इनके योगदान को याद कर सकते हैं, इनको अग्रणी भूगोलवेत्ता के रूप में यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थेल्स की। थेल्स भी इम्पोर्टेंट जो यूनानी भूगोलवेत्ता है वो हुए हैं, और थेल्स मूलतः गणितज्ञ थे। सबसे पहले इन्होंने रेखा गणित के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। रेखा गणित के जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी प्रस्तुतिकरण का श्रेय जो है वो थेल्स को जाता है। और जब हम ये बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें जो पृथ्वी के संदर्भ में विभिन्न गणनाओं की जरूरत पड़ी, उसका आधार इन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये ट्रैवलर थे, क्षेत्र भूगोलवेत्ता थे, ये फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, और अपनी गणितीय विधियों के द्वारा सर्वप्रथम इन्होंने पृथ्वी के मापन का प्रयास किया, जो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, इनके महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जा सकता है भूगोल के क्षेत्र में। पृथ्वी का मापन, पृथ्वी पर जो भी अवस्थितियां हैं उनके निर्धारण की बात इन्होंने सर्वप्रथम करने की कोशिश की। अवस्थितियों के निर्धारण का मतलब है लोकेशंस, जो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से आज किसी भी स्थान की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। ये इस तथ्य की या इस ज्ञान की शुरुआत का श्रेय थेल्स को जाता है, जिन्होंने अपनी रेखा गणितीय विधियों का प्रयोग पृथ्वी के मापन और पृथ्वी की अवस्थितियों के, पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान स्थानों की अवस्थितियों के निर्धारण में करने की कोशिश की। ये ठीक है कि शायद आज हम बहुत तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, तो उसमें कुछ कमियों को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं या कुछ हेरफेर हमें मिल सकता है, लेकिन तत्कालीन जो ज्ञान था उस आधार पर सबसे ज़्यादा योगदान इस संदर्भ में थेल्स का माना जा सकता है। सबसे ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा तो माना जा ही सकता है।
इन्होंने यूरोप का भ्रमण किया और यूरोप के भ्रमण के दौरान इन्होंने ये देखा कि कोण का मापन किस तरीके से हो सकता है जब हम किसी क्षेत्र की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। मतलब हम जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बाद में एंगुलर डिस्टेंसेस के आधार पर, जो कोणीय दूरी है उसके आधार पर जब हम इनको निर्धारित कर पाए, उसका आधार इन्होंने दिया। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी मिस्र यात्रा के दौरान ये कोशिश की कि कोणीय मापन किए जाए। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही, जो एस्ट्रोनॉमी में इनके योगदान की बात हम शायद बहुत ना कर पाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कहीं भी एस्ट्रोनॉमी को, खगोल शास्त्र को छोड़ा नहीं। मतलब एक परंपरा चलती आई कि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, पृथ्वी का अन्य नक्षत्रों के संदर्भ में अध्ययन करना है और पृथ्वी को के स्वरूप का, पृथ्वी के आकार, पृथ्वी की आकृति के बारे में ध्यान देना है। वो ध्यान इन्होंने भी दिया और इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी एक डिस्क के आकार का स्वरूप है पृथ्वी का, और ये पानी पर तैरती हुई है। इतना जिक्र इन्होंने किया जो हम पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप से थोड़ा बहुत सामने उसका स्थापित कर सकते हैं। कम से कम जो बाद में एक सियाल सीमा नीफे की जो संकल्पना आई थी उसमें, जिसमें ये था कि, या जैसे जो बाद में वैगनर और प्लेट टेक्टोनिक्स ने ये कहा कि पृथ्वी के जो स्थल खंड है वो तैरते हैं, तो यहाँ पर उस सब का आधार तो मिलता ही है कि एक स्थल खंड है, उसके चारों ओर महासागरीय क्षेत्र है और इन सब में कहीं ना कहीं मूवमेंट मिलती है। इस बार की बात थेल्स ने भी की। अगले विद्वान जिनकी बात हम करेंगे वो है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर जो है, इनका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने बेबीलोनिया का यंत्र था नोमोन, उसको प्रस्तुत किया। नोमोन एक खंबे नुमा आकृति होती है, खंबे नुमा यंत्र होता है जो एक लंबवत खंबे की तरह रहता है, और जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसकी परछाई को देखकर हम दिन के समय का अनुमान लगा सकते हैं, सूर्य के कोण की किरणों के कोण का अनुमान लगा सकते हैं। ये कहलाता है नोमोन। बाद में जब आप प्रैक्टिकल की बात हम करते हैं तो हमने जो नोमोनिक प्रोजेक्शन है उसका निर्माण भी इन्हीं बातों के आधार पर बाद में करने की कोशिश की। तो नोमोन को सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय एनेक्सीमेंडर को जाता है, और इस आधार पर सूर्य का आकाश में किस समय में कौन सी लोकेशन होती है, कौन सी अवस्थिति होती है, इसका अनुमान या इसका अध्ययन करने का प्रयास इन्होंने नोमोन के माध्यम से किया, परछाई को देखकर कि किस समय में परछाई शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है, किस समय बढ़ती है, किस समय घटती है, और उस आधार पर हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि सूर्य की किरणों का कोण पृथ्वी पर किस प्रकार का है। और इस अध्ययन के साथ साथ इन्होंने कोशिश की कि इससे पहले विश्व का मानचित्र जो है वो बहुत वेग तरीके से दुनिया के सामने आया था, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि उसको स्केल पर बनाया जाए। विश्व मानचित्र को मापक पर सर्वप्रथम बनाने का श्रेय एनेक्सीमेंडर को जाता है, और एनेक्सीमेंडर इस दृष्टि से एक आधार प्रदान करते हैं आगे की कार्टोग्राफी के लिए। इसलिए कार्टोग्राफी में भी इनका योगदान माना जा सकता है। हालांकि इन्होंने उस समय की अवधारणाओं, प्रचलित अवधारणाओं के आधार पर जो विश्व मैप बनाया, विश्व मानचित्र को जो बनाया, उसमें ग्रीस को इन्होंने सेंटर में रखा, यूनान को केंद्र में रखकर और बाकी सबको आसपास दिखाया, और इसी आधार पर अपने अध्ययन का जो विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने ऑन द स्केल मैप सबसे पहले बनाया, क्योंकि इन्होंने नोमोन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और अपनी गणितीय विधियों को ज्योग्राफिकल स्टडीज में यूज करने की कोशिश की, इसलिए इन्हें मैथमेटिकल ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, गणितीय भूगोल का जन्मदाता कहलाने का श्रेय एनेक्सीमेंडर को जाता है। आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।